अगर आपने डिसाइड किया कि आपको साइट में ही आगे बढ़ना है तो देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग। धूप में भी खड़ा रहना नहीं, धूप में ही खड़ा रहना है। वो आपको एक बार मेंटली डिसाइड कर ही देना है कि मुझे वहीं पे खड़ा रहना है। 45 डिग्री टेम्परेचर भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी हाइट हो सकती है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर अवेयर ऑफ ऑल द चैलेंजेस दैट वॉट एवर फील्ड यू आर डूइंग। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेन लॉसेस। आपने 100 बैग का ऑर्डर दिया और साइट पे 99 ही उतरी, तो वी लुक एट दीज थिंग्स इन दिस वे कि 99 ही उतरी तो एक बैग मिसिंग है। एक बैग का इट इज लॉस फॉर यू। आपके इंजीनियर्स ने भी नहीं देखा, आपके सुपरवाइजर ने भी नहीं देखा, और 100 बैग का पेमेंट दे दिया और साइट पे आई 99 बैग्स। बट आई लुक एट इन दैट वे कि अगर 99 बैग साइट पे आई तो दैट मीन्स कि एक बैग का जो सीमेंट जो रिक्वायर्ड था कहीं पे भी साइट पे भी वो कम हुआ। सो दैट इज अ मेजर लॉस फॉर मी। So that is why personal attention is needed. आप ऐसा मत सोचो कि एक बैग 400 रुपए की आती है, that is not a big loss for you. But वो एक बैग का सीमेंट साइट पे नहीं आया है तो वो एक बैग के बदले they have used something else and they have filled the column or they have filled the slab or something. It is a big harm for the project life. जो टॉलेस्ट बिल्डिंग हम अमेरिका में देख रहे हैं, यूएई में देख रहे हैं, चाइना में देख रहे हैं, जापान, तो वहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है तो इधर क्यों नहीं। हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी टॉक शो विद पांडा। क्या आप स्टूडेंट हो, क्या आप रियल एस्टेट में करियर बनाना चाहते हो, तो ये एपिसोड आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप स्टूडेंट हो तो एक्सपीरियंस कैसे ले, ऑन फील्ड का एक्सपीरियंस कैसे ले, उनका इंपॉर्टेंस क्या है, टेक्निकल टर्म कैसे सीखे। अगर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कर रहे हो तो उसके बारे में सब ज्यादा कैसे जाने, तो ये सब चीजों के बारे में हमने जाना है इस एपिसोड में। थैंक्स टू स्पेशल गेस्ट मिस्टर स्वागत व्यास। वो खुद एक सिविल इंजीनियर है एंड मैनेजिंग डायरेक्टर भी है विश्वनाथ बिल्डर्स के। ये एपिसोड आप स्पॉटिफाई पे भी सुन सकते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एंड वेलकम टू प्रॉपर्टी टॉक शो विद पांडा सर। आपका स्वागत है। स्वागत सर, कैसे हो आप? Thank you. It's a pleasure to be on the show, and I'm all good. And thank you for the whole program and the setup. आपका बैकग्राउंड जानना है सर पहले मुझे, कि आप पहले क्या करते थे। Basically, I did engineering, civil engineering from here, Ahmedabad, and then I did my master's in real estate management from a college in Pune. And from there, I took campus placement. I did a job as an engineer on site for a year in Bombay. और फिर उसके बाद then I came to Ahmedabad and I joined the business. तो आपके फादर पहले करते थे? Yeah, so my father is a civil engineer and he is the founder of Vishwanath, and he is active in this field since last 30 years ओके। as the founder of Vishwanath Builders. पहले अहमदाबाद में वर्क करते थे? Yes, so the family and everything is based in Ahmedabad only. So he did his civil engineering. Then he also, so from the background is very much from the scratch. His background is very much from the scratch, and from LD College he did his engineering, and he won a gold medal in the achievement in the marks and examinations. And then he worked in ONGC for a few years, 2 to 3 years I guess, government job. ओके। उस टाइम गवर्नमेंट जॉब का बहुत क्रेज था, और गवर्नमेंट जॉब मतलब भगवान मिल गया ऐसा था। अभी भी है? अभी भी है, सही बात है। एंड तो वो वहाँ पे ही डिड दिस प्रैक्टिस, एंड देन ही स्टार्टेड इज स्मॉल वर्क हियर एंड देयर। सोसाइटी में नज़दीक में कहीं किसी को पानी की टंकी बनानी हो ओके। तो बना दी, किसी को मान लो कि एक रूम में फ्लोरिंग चेंज करवाना हो वॉशरूम का, तो उन्होंने ऐसे ऐसे सब काम वो रखते थे here and there, very small works in the civil field. And then he I think he worked in a developers firm for 2 to 3 years, and then he he took this risk of सत्याग्रह छावनी में तब बंगलोस बहुत बनते थे। सत्याग्रह छावनी was considered a very rich colony तब भी और he took up the वर्क ऑन एड हॉक बेसिस। मान लो कि किसी को बंगलो बनाना है तो प्लॉट उनका होता है जो मालिक का, और उसके बाद उनको बंगलो बनाना हो तो यूज टू टेल माय फादर कि भाई चलो आखो बंगलो कितना बनशे। देन ही यूज टू गिव देम अ कॉस्टिंग,
and then like that he developed 3 to 4 bungalows in Satyagraha Chhavni. And then by the God's grace and the support, धीरे धीरे he kept on taking risks and पहले प्रेरणा तीर्थ में 1-2 प्रोजेक्ट्स किए G+3 ऐसे. उसके बाद आशियाना करके बंगलों की कॉलोनी भी बनाई वस्त्रापुर के पास, जो भी आई थिंक रीडेवलप में गई. और उसके बाद एज विश्वनाथ ग्रुप में शरणम 1 करके फर्स्ट प्रोजेक्ट जोधपुर के पास ही पुट अप इन 1996. So that is when the Vishwanath group started its foundation. उसके बाद शरणम 1 से 12 तक की पूरी सीरीज which was considered mid segment housing. Then they also started a series of Ishan 1, 2, 3 करके. Then Shaligram 1, 2, 3. Then the bungalows colony in Sharanam County, Bhopal, South Bhopal में. South Bhopal was considered very new that time. ये 2009 की बात है. तो आई रिमेंबर वी हैड मेड दिस रोड फ्रॉम SP Ring Road टू साउथ भोपाल. जो ट्रैवलिंग लोग करते हैं उस रोड का बेसिक फाउंडेशन जो था, जो फर्स्ट कोट था, वो हमने किया था. एंड जस्ट फॉर द पीपल टू रीच टू द प्रोजेक्ट इट वाज मैंडेटरी टू मेक दिस रोड, बिकॉज उसके अलावा वहाँ पे पहुँचना मुश्किल था. गांव के रास्ते थे और ऐसा सब था. तो तब वो टार फेसिंग रोड करके वी हैड दिस एंट्रेंस के भाई चलो SP Ring Road से आपकी स्कीम की एंट्री है 1 किलोमीटर ट्रैवल करके. तो वो 1 किलोमीटर का रोड यहाँ पे कि गवर्नमेंट टीपी तो हो जाती है लेकिन वो रोड नहीं बनाते. सही बात है. सो वी हैड डन द इम्प्लीमेंट. फिनिश होने के बाद वो गटर आती है, रोड आते हैं. सही बात है. ऐसा अभी चल रहा है. या तो दैट प्रोजेक्ट आल्सो डिड वेरी वेल. उसके बाद this we acquired a good parcel of lands in Shela, and then we started in Shela in 2014. के फादर तो सिविल इंजीनियर थे, तो आपको सिविल इंजीनियर क्यों किया आपने, मतलब? So I remember very clearly के when I was about 6 years old, I think 6 to 7 years old, I used to go तो मतलब this is about 2000s. I used to go with my father on site. मेरे पापा के पास तब एस्टीम गाड़ी थी. एस्टीम वॉज बढ़िया गाड़ी थी, लग्जरियस गाड़ी थी. तो एस्टीम में he still is a very proper core site person. So he's very much involved into projects, very much involved into nitty-gritties of the core work of the project. जैसे concreting है, planning है, scheduling है, फिनिशिंग है, कौन सी चीज़ यूज़ करनी, ये एंट्रेंस यहाँ के बदले थोड़ा चेंज वहाँ से होता तो कैसा लगता. और ये जो वॉश एरिया है वो मान लो कि 5.5 बाय 6 का है, उससे बदले हम 6 बाय 6.5 का दे दे तो एटलीस्ट उसका वॉशिंग मशीन आ जाए और ड्रायर दोनों साथ में एक ही जगह पे आ जाए. तो ही इज थिंग्स वेरी वेरी मच इन टू द प्रोजेक्ट. हिज आईज आर ऑलवेज इन डीप इन द प्रोजेक्ट, वेरी मच फोर साइटेडनेस. सो आई रिमेंबर कि आई यूज टू गो विथ हिम एंड वो तब क्या करते कि तब ये जो एरियाज है प्रहलाद नगर जहाँ पे सब प्रोजेक्ट्स हमारे थे वहाँ पे आई थिंक तब द लाइटिंग वॉज वेरी मच वीक. मतलब कभी भी पावर चला जाता था, कंस्ट्रक्शन पावर तो कभी भी निकल जाता था. तो वो क्या करते थे कि उनकी गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करके कॉन्क्रीटिंग करवाते थे. ओके. फ्लैश लाइट ऑन करके. तो हेलोजन का पावर का ऐसा कोई था नहीं तब. तो जब छोटा मोटा कंक्रीट होता था ग्राउंड लेवल का तो यूज टू पार्क हिज कार और फ्लैश लाइट करके कंक्रीटिंग करवाते थे रात के 11-12 बजे. तो आई यूज टू कंपनी हिम. तब तो कुछ पता नहीं, 6 साल के बच्चे को तो क्या पता चलेगा, बट यूज टू गाड़ी के ऊपर मुझे बिठा के ही यूज टू जस्ट फॉर हिज सेटिस्फैक्शन यूज टू टेल के देखो ये होता है, वो ये होता है, कंक्रीटिंग RMC कैसे बनता है, कंक्रीट में मिक्सचर कैसे होता है. तो आई यूज टू गो विथ हिम ऑन माई वेकेशंस रेगुलरली. तो मतलब तब से शुरू हुआ है 6 साल की उम्र से. आई यूज टू गो हिम एंड देन आई अकम्पनी हिम एंड देन फिर कॉलेज मेरी हुई तब माई रेगुलर विजिट्स वे देयर विथ हिम ऑन साइट. तो आई हैव ऑलवेज सीन हिम ऑन साइट ओनली. ऐसा मैंने कभी मेरे चाइल्डहुड में या फिर मेरे कॉलेज के टाइम में ऐसा नहीं देखा कि वो ऑफिस में बैठे हो AC में चाय पीते हो, कॉफ़ी पीते हो. ऐसा मैंने कभी तक अभी नहीं देखा है उनको. तो इट यूज्ड टू बी फन इंजीनियर्स के साथ इंटरेक्शन करना,
फिर इंजीनियर्स और अकाउंटेंट, जो साइट अकाउंटेंट होते हैं, वो कैसे बिल चेक की सिस्टम कैसे होती है। मान लो कोई 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 मटेरियल उतरा हो और फिर उसके बाद उसका GRN, जो हम बोलते हैं चलन के साथ, उसका रिकन्सिलेशन कैसे होता है। ऑर्डर किया तो उतना ही मटेरियल आया है कि प्लस माइनस हुआ तो कैसे हुआ, कहाँ हुआ, तो वो सब चेकिंग के सिस्टम्स। पेटी कैश जो साइट की होती है वो कैसे मेंटेन करनी, रेट्स क्या होते हैं। सो वो बेनिफिट मुझे काफ़ी अच्छी तरह से मिला कि आई गॉट टू नो वेरी क्लियरली द डिफरेंसेस इन रेट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देन एंड टुडे। सो लेट्स से कि मजदूर का जो रेट है, जो शटरिंग का काम करता है, उसका क्या रेट पहले होता था, अभी क्या है। स्टील का जो काम करता है वो पहले क्या होता था, अभी क्या होता है। किस किस कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म्स से वो काम करते थे पहले। अभी मेजरली डेवलपर्स आर गिविंग इट ऑन पर स्क्वायर फीट बेसिस, पर पहले ऐसा नहीं था। पहले दे यूज्ड टू मेजर, यू नो, एक एक बीम मेजर करते थे। लेट्स से इफ यू वांट कास्ट अ स्लैब, तो वो पहले जितने भी उसमें बीम हो, 4 बीम हो स्लैब में, तो बीम मेजर करते थे, उसकी हाइट मेजर करते थे, और उसके बाद वो एस्टिमेट देते थे कि मैं एक स्लैब की भराई नहीं कर रहा हूँ, मैं 4 बीम और 4 कॉलम और ये बाकी का जो स्लैब है उसकी भराई कर रहा हूँ। तो हर एक का रेट अलग अलग आता था। अलग अलग। तो वो सब जानने को काफ़ी अच्छी तरह से मिला। प्लम्बिंग का काम कैसे होता है, कॉमन डेवलपमेंट का बजट लोग पहले कितना यूज़ करते थे। तब भी हम जो डेवलपर्स बजटिंग करते थे कॉमन डेवलपमेंट का, उससे हमारा मिनिमम 2x 3x होता था। Today also, when you go to the projects that we have built about 10 to 12 years back, you'll not feel ke those projects are of that era. Okay. You'll always feel कि you are going, you're moving in a project which is of this time. तो फ्रंट डेवलपमेंट हो, हमारे हर एक प्रोजेक्ट्स में फ्रंट डेवलपमेंट का काफ़ी माइलेज तब भी रहा है, अब भी बहुत रहा है कि राइट फ्रॉम द पेवर्स ऑन द रोड to the curbing, to the gate of the project, and to the compound wall of the project, to the entrance to the project. भले ये साइट पे कुछ भी काम चालू ना हुआ हो, पर ये फ्रंट डेवलपमेंट का जो काम था वो दैट इज़ अवर सिस्टम। लेट्स से कि वी आर डूइंग अ प्रोजेक्ट इन गिफ्ट सिटी, वहाँ पे तो इट इज़ अ 100% लीज प्रोजेक्ट, हमको कुछ बेचना नहीं है वहाँ पे। So it is not just for the marketing purpose. It is just it's just a discipline of the company that has evolved over years. कि वहाँ पे तो हम कुछ भी नहीं करें तो no one is going to see. But still we have done the front development work and the barricading and the entrance and the, you know, the whole thing. So मतलब मान लो कोई आज engineers के भी, कोई भी supplier कोई भी अंदर जाता है, तो you should feel the proper positioning of the project. ऐसा नहीं कि वो कहीं पे भी आ गया और साइट दूर की है तो बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देना है, ऐसा पहले से नहीं था। तो आई यूज टू लर्न ऑल दीज थिंग्स एंड द बेसिक निटी-ग्रिटीज के भी मान लो वो टाइम से कि फ्लैट सी व्हाट हैपन्स इन कंस्ट्रक्शन दैट पीपल यूजुअली फॉरगेट दैट दो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स हैव इवॉल्व्ड, दो the team that is doing the project has evolved, or even though the suppliers that are you know giving the material have evolved, but the checking procedure which was there few thousand years back, or let's say last few hundred years back or few decades back, it's still the same. Okay. So that is still the same, so people have to focus on that. So I always you know encourage the engineers कि वो techniques आप सीखो which is जब ताजमहल बनाया था तब से लेके वहाँ पे जो प्रिसीजन का काम जो देखना होता है जो सुपरवाइजर को या फिर जो इंजीनियर को, वो इट्स स्टिल द सेम. सो यू शुड ऑलवेज लर्न दैट एट द फर्स्ट. आप मान लो ब्रिक के बदले आप मार्बल लगा लो, या फिर आप ब्रिक वर्क के बदले एएसी ब्लॉक लगा दो, या फिर आप फॉल सीलिंग के बदले आप वुडन सीलिंग लगा दो, पर वो सीलिंग चेक करने का जो तरीका है वो पहले जो था वही है. तो वो सब मुझे काफ़ी अच्छी तरह से सीखना मिला तब. और so it is like, you know, when we go to an apartment, every apartment that we deliver till today is personally checked by us in all the dimensions. So मतलब ऐसा नहीं कि खाली दरवाज़ा खोल के देख लिया कि चलो ठीक है अब दे दो, ऐसा नहीं. smallest of the things, let's say वो उसका एल्यूमिनियम का सेक्शन में सिलिकॉन जेल लगा है कि नहीं लगा है, विंडोज़ का, the lock are operating properly or not, the flooring has been done but that is up to the customer satisfaction कि नहीं.
किचन प्लेटफॉर्म प्रॉपर है कि नहीं है, अदानी गैस की पाइपलाइन आई है कि नहीं है. सो ऑल द थिंग्स आर चेक बाय अस. एंड जब नॉट ओनली व्हेन वी हैंड ओवर द अपार्टमेंट, एट एवरी स्टेज, लेट्स से व्हेन द कंस्ट्रक्शन इज देन एंड ब्रिक वर्क इज डन, तो वो विजिट हर एक फ्लैट में हमारी पर्सनली रहती है कि ब्रिक वर्क जब किया है तो वो उसमें कोई इश्यूज फ्यूचर में मेंबर को नहीं आए, उस तरीके से वर्कमैनशिप का ध्यान रखा है कि नहीं रखा है. So everything it is in the blood now. So it becomes a आपको routine. भी ऐसा लगा कि मैं भी खुद सिविल इंजीनियर हूँ, तो हम जब स्टडी करते हैं तो प्रैक्टिकल होता ही नहीं, सही बात है, प्रैक्टिकल नहीं होता है. सही बात है. ये है वॉल, आप मेजरमेंट कर लो कैसे करना है, कितनी ब्रिक यूज होगी, लेकिन रियल हम नहीं देखेंगे तब कब कैसे मालूम होगा. क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी मेरे पापा कॉन्ट्रैक्टर थे, तो हमको पता चलता था. वो भी मैं छोटा था तो लेके जाते थे कि भाई अभी तू गिन 4 कतेरा रेती ने 4 एवरी करता है. तो वो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा पता चलता था कि कैसे करना है. सही बात है. थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ा. लेकिन जब हम एजुकेशन की बात करें तो जब सिविल इंजीनियरिंग पास आउट होने के बाद लोगों को जॉब ही नहीं मिलती है. सही बात है, वेरी ट्रू. एंड जो इंजीनियर होते हैं वो 10,000 रुपीज में भी चले जाते हैं. वेरी बीच में ऐसा था क्योंकि वो एक्सपीरियंस पर्सन होता है तो उनको ज्यादा मिलता है ऑफ कोर्स, लेकिन सिविल इंजीनियर स्टार्टिंग में होता है वो कम होता है. तो वेरी ट्रू. उस टाइम पे तो आपका प्रैक्टिकल था, लेकिन हम ऑडियंस को जानना है कि वो क्या ध्यान में रखे जब उनका स्टडी चल रहा है, कैसे ध्यान रखे. प्रैक्टिकल ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो राइट. सी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि एजुकेशन कोई भी तरीके का क्यों ना हो, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जब पढ़ रहे हो then those times are the times where let's say कि जब एग्ज़ाम नहीं होती हो then you have ample of time in your daily routine which you're not going to get even when you are at XYZ stage of your life. आपके पास कॉलेज में जितना टाइम होता है in terms of hours per day which is a free time let's say is the maximum in your life that you can get in whole your life. तो वो टाइम का प्रोडक्टिव यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो ऑलवेज यू नो सजेस्ट पीपल के बीच में ही देर वॉज यू नो द पैनल ऑफ रायगढ़ की कॉलेज है, दे हैड कॉल्ड मी फॉर डिस्कशन टू हाउ टू मोटिवेट द इंजीनियर्स. तो आई टोल्ड देम ऑल्सो दैट use that every hour of your time, every day of your you know that college time, use it properly in proper direction. You can do internships at different places. कोई भी प्रोजेक्ट्स हो वहाँ पे जाके भी इंटर्नशिप कर सकते हो. आपको वो इंटर्नशिप का इम्पोर्टेंस जब आप डिग्री ले लोगे, उसके बाद जब आप व्हेन यू गो समवेयर टू फाइंड अ जॉब, देन यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दैट इंटर्नशिप सर्टिफिकेट मीन्स टू यू. तब आपको 4 घंटे के 6 घंटे के 8 घंटे जब आपने जो वो काम किया होगा, जो प्रैक्टिकल ऑन साइट का एक्सपीरियंस लिया होगा, that you will encash it when you take your first job. So उसमें आपको इंटर्नशिप में कुछ नहीं मिला, घर के भी पैसे जाए तो then also it's fine. You are at least learning something. When you move around in the site, लोगों को क्या यूजुअली ऐसा लगता है कि मैं वहाँ पर जाके क्या करूँगा, अभी तो मेरा पहला साल चल रहा है पढ़ाई का, मुझे तो कुछ पता नहीं चलता है. बट इट्स नॉट लाइक, इट डजंट वर्क लाइक दैट. व्हेन यू गो ऑन साइट यू लर्न थिंग्स. ऐसा अभी की जनरेशन को क्या हो गया कि दे वांट एवरीथिंग क्विकली एंड दे हैव दिस यू नो ओवर कॉन्फिडेंस के ये तो मैं सीख लूंगा ऑनलाइन यार, यूट्यूब का वीडियो देख के, उसमें मुझे साइट पे जाने की क्या ज़रूरत है. बट इट इज़ नॉट. दे शुड थिंक अदरवाइज. दे शुड थिंक मोर डीपली दैट whenever you go to project you have to understand from the project's point of view. वो जो मैनेजमेंट या फिर वो जो साइट का कल्चर आपको देखने को मिलेगा, वो आपको किसी यूट्यूब वीडियो या फिर गूगल पे देखने को नहीं मिलेगा. सो जो आपको वहाँ पे क्विक एस्टिमेशन करना रहता है, लेट्स से कि चलो आज 5 कॉलम की भराई है और वो 5 कॉलम में कितना कंक्रीट जाएगा, तो हाउ विल यू कैलकुलेट. तो वो जो ऑन साइट आपको जब डिसीजंस लेने हैं तो वो आपको ऑन साइट ही पता चलेगा. सिविल इंजीनियर में क्विक डिसीजन लेना पड़ता है. yes, जो डिसीजन होते हैं वो मैं तो ऐसा कहूँगा कि डॉक्टर 1 की जान बचाता है, सिविलियन 100 की जान बचाता है. क्योंकि कई बार अर्थक्वेक आ जाता है, कई कुछ होता है, डिफिकल्टी होता है, कुछ लीकेज भी इवन हुआ, तो ज्यादा डिफिकल्टी होती है. वेरी ट्रू, सही बात है. अभी लोग ज्यादा यूट्यूब ही प्रीफर करते हैं. देन अभी जो AI चल रहा है उस पर क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं, लेकिन वो ज्यादा सही नहीं होता है. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ऑन साइट एक्सपीरियंस.
not only this field, for all the students that are here right now, I think all site आप मान लो IT फील्ड में हो तो आप IT कंपनी में जाके नहीं देखोगे तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा. आप फाइनेंस में हो तो व्हेन यू डोंट सिट विथ यू नो एन अकाउंटेंट यू नॉट अंडरस्टैंड द ग्राउंड्स ऑफ व्हाट इज अकाउंटिंग. When you are mechanical engineer, if you don't go to industry, you'll not understand how the blue collar workers work. What are their excuses of not doing the work? What are their reasons of not coming on that day? How do you tackle that? So all those things are experienced and understood only on sites. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सिविल इंजीनियरिंग में जैसे जैसे आपने बताया कि अर्थक्वेक्स हैं या फिर ऐसी कोई कैलामिटीज़ है तो यू हैव टू अंडरस्टैंड के. और मैं तो ऐसा बोलता हूँ कि आप मान लो कि भले ही आपका एक्सपीरियंस आपने डिसाइड किया है कि मुझे सिर्फ बिल्डिंग एंड फैक्ट्री जो B&F बोलते हैं कि जिसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन कॉलम बीम इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ सिंपल कंस्ट्रक्शन इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग. बाकी डैम्स टनल्स इरिगेशन प्रोजेक्ट्स दोज आर कंसिडर्ड टू बी ह्यूज स्केल कंस्ट्रक्शन. इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बोला जाता है, कैनाल्स हैं, तो ड्रेनेजेस सीवरेजेस है, स्ट्रीट लाइट्स है, डिवाइडर्स है. तो आपको अलग अलग सेक्टर में शुरुआत से ही एक्सपीरियंस अलग अलग जगह का लेना चाहिए. कहीं मान लो कि रिजर्वायर बनाना है, कहीं पे अंडरग्राउंड वाटर टैंक बनानी है पूरे विलेज की, तो उसका स्केल क्या होता है. सी बिल्डिंग अ रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट is giving housing to a group of people which are in hundreds of quantity. So it is building it's like building a small village, a micro scale village in that premises of yours. So everything of that client needs to be catered, right from the gym equipments to the swimming pool. So मतलब आप खाली समझो कि कितना लेवल का आपको एक्सपीरियंस चाहिए ये सब चीज़ों का को आपको पता चले कि आपको कौन सी चीज़ का इम्पोर्टेंस पता चलेगा. स्विमिंग पूल बनाना है तो पंप कितने HP का होना चाहिए, रिसाइकलिंग वाटर कैसे होना चाहिए. अभी तो सूएज ट्रीटमेंट प्लांट इज़ मैंडेटरी, तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या है, रिवर्स ऑस्मोसिस क्या बोलते हैं. व्हेन यू डू द फाउंडेशन तो पाइल फाउंडेशन क्या है, डायाफ्राम बोल. सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. तो आप जैसे जैसे जितने चलो एंड इट ऑल्सो कीप्स जस्ट लाइक IT सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर, इट कीप्स ऑन इवॉल्विंग विद टाइम. आज से 5 साल पहले डायाफ्राम वॉल क्या होती है कि 7 साल पहले अहमदाबाद में किसी को पता ही नहीं था. नहीं ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्टर्स थे जो डायाफ्राम वॉल बना सके. आज 10 में से 7 प्रोजेक्ट में डायाफ्राम वॉल का कंस्ट्रक्शन होता है. सो आपने पढ़ाई में डायाफ्राम वॉल पढ़ा है, फिर आपने साइट पे देखा नहीं है, तो फिर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट. अगर आप मान लो पढ़ाई के बाद आप सीधे मान लो डायरेक्टर की पोजीशन पे आ भी गए तो अभी आप क्या कर लोगे. वी डोंट अंडरस्टैंड द रूट्स. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये बेसिक चीज़ें सॉइल एक्सकेवेशन की क्या पैटर्न होनी चाहिए, हाउ मच डज अ डंपर कैरी इन अ ट्रक. इसमें भी इलीगल चीज़ें होती रहती है. आपको वो कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि भी मैंने इतनी माटी निकाल दी और बीच में कहीं बेच के आ गया, तो यू नेवर नो. तो वो सब चीज़ें एस्टिमेट करना इट इज़ इररिलेवेंट कि हाउएवर लार्ज टीम यू हैव, हाउएवर पीपल you have on your payroll, but it's very important that you personally take interest in all such things. And when you have that degree, then why not? आज आप बिल्डर हो और आप सिविल इंजीनियर हो तो फिर यू शुड बी इन्वॉल्व ऑन दोज थिंग्स. जो सिविल इंजीनियर होता है उसके पास बहुत ज़्यादा मौके होते हैं वो चीज़ें करने के लिए. वेरी ट्रू, सही बात है. जो कितनी बैग्स आई है सीमेंट की, कितना RMC आया था, अभी RMC करते हैं लोग. तो वो जो उसमें करप्शन चलता है. सही बात है, सही बात है. तो वो तो आई थिंक नहीं करना चाहिए किसी भी इंजीनियर्स को, क्योंकि वो करेंगे तो प्रॉपर जो स्ट्रक्चर है वो अपना होगा नहीं. सही बात है, वेरी ट्रू. एंड दैट ऑल्सो. एंड इसमें क्या होता है कि कई बार कई लोग को ऐसा लगता है कि मैं इंजीनियर्स बेसिकली कि जूनियर इंजीनियर हो के या फिर कॉन्ट्रैक्टर के इंजीनियर्स हो या फिर कि मैं एक सीमेंट की बैग. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेन लॉसेस. वन इज द लॉस दैट यू फेस बिकॉज यू आर पेइंग फॉर समथिंग विच हैज़ नॉट बीन इम्प्लीमेंटेड. आपने 100 बैग का ऑर्डर दिया और साइट पे 99 ही उतरी. तो वी लुक एट दीज थिंग्स इन दिस वे कि 99 ही उतरी तो एक बैग मिसिंग है, तो एक बैग का इट इज़ अ लॉस फॉर यू कि आपके इंजीनियर्स ने भी नहीं देखा,
आपके सुपरवाइजर ने भी नहीं देखा और 100 बैग का पेमेंट दे दिया और साइट पे आई 99 बैग्स। बट आई लुक एट इन दैट वे कि अगर 99 बैग साइट पे आई तो दैट मीन्स कि एक बैग का जो सीमेंट जो रिक्वायर्ड था कहीं पे भी साइट पे भी वो कम हुआ। सो दैट इज अ मेजर लॉस फॉर मी। सो दैट इज वाई पर्सनल अटेंशन इज नीडेड। आप ऐसा मत सोचो कि एक बैग 400 रुपये की आती है, दैट इज नॉट अ बिग लॉस फॉर यू एट योर Yeah. स्टेज। बट वो एक बैग का सीमेंट साइट पे नहीं आया है तो वो एक बैग के बदले दे हैव यूज समथिंग एल्स एंड दे हैव फिल्ड द कॉलम और दे हैव फिल्ड द स्लैब और समथिंग। तो वो कितना इट इज अ बिग हार्म फॉर द प्रोजेक्ट लाइफ। सो दैट इज हाउ थिंग्स शुड बी सीन। तो सर जो भी सिविल इंजीनियर होते हैं वो ग्रेजुएट होने के बाद प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं तो बेसिक्स उनको क्या ध्यान में रखना चाहिए? कि अभी तो वो प्रैक्टिकल करते नहीं हैं यानी अचानक प्रैक्टिकल आ जाता है। कई सिविल इंजीनियर्स होते हैं जो प्रैक्टिकल ऐसा दिखाते हैं कि मैं कर लूँगा, लेकिन प्रैक्टिकल ज़्यादा टफ होता है क्योंकि आपको गर्मी में भी करना है एंड भूल से वो फाउंडेशन आ गया आपका जो 2-3 बेसमेंट हम कर रहे हैं उसमें हम फाउंडेशन कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा दिक्कत आती है। तो वो प्रिपेयर कैसे रहे वो जानना है कि उनको क्या चीज़ ध्यान रखे। See, it is very important that you find your perfect mentor ओके। first on your site. When you मतलब जब आप साइट पे जाते हो तब आप आपकी कई लोगों से मुलाकात होती है। इंजीनियर का, कोई कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर होता है, अभी तो पीएमसी हो गया है तो पीएमसी का भी इंजीनियर होता है, क्लाइंट साइड का इंजीनियर होता है, सुपरवाइजर्स होते हैं जिसका एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा होता है। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फाइंड योर परफेक्ट मेंटर कि भाई चलो मुझे इस बंदे के साथ आई वांट टू गो वेर एवर ही इज गोइंग ऑन साइट के आई वांट टू फॉलो हिम और आई वांट टू फॉलो दैट पर्सन। और एक एक कोई भी आपका बंदा हो, इट 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 इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि वो बंदा इंजीनियर ही हो। कई बार सुपरवाइजर्स होते हैं तो दे ऑल्सो हैव दिस वास्ट अमाउंट ऑफ नॉलेज विच दे कैन शेयर, जो आपको सिखा सके और आपको दिखा सके। कई बार प्रोजेक्ट मैनेजर्स इतने सपोर्टिव होते हैं कि इंजीनियर्स को ट्रेनिंग देते हैं। कई बार कॉन्ट्रैक्टर्स के इंजीनियर होते हैं वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड अ सपोर्टिव पर्सन ऑन साइट। एंड द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज यू स्टे फोकस्ड। आप मान लो आप ए ब्लॉक के 3rd फ्लोर के स्लैब पे से आपने शुरुआत की है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू स्टे ऑन ए ब्लॉक ओनली। तो ही आपको उसके जो भी वेरिएशंस हैं वो पता चलेंगे कि स्लैब कास्टिंग के कितने दिन के बाद ब्रिक वर्क शुरू होता है, स्लैब कास्टिंग के कितने दिन के बाद डी शटरिंग होता है, डी शटरिंग का सामान वो कहाँ रखते हैं, नीचे बेसमेंट में रखते हैं, बाहर ले जाते हैं। कंक्रीटिंग होता है तो फिर वो कितने इंटरवल के बाद कंक्रीटिंग होता है, कितने एम क्यूब का एक स्लैब है, कॉलम में जो स्टील डिज़ाइन दी है वो किस तरीके की है, स्लैब कास्टिंग में जो स्टील डिज़ाइन दी है वो किस तरीके की, 2 वे स्लैब है, 1 वे स्लैब है, बीम की डेप्थ क्या है। तो दैट विल अंडरस्टैंड। कई बार अभी तो स्ट्रक्चर्स में भी फ्लोर जितने जितने ऊपर जाते हैं उतने कॉलम की साइजेस भी कम होती है। तो यू अंडरस्टैंड दैट डिफरेंस कि भाई चलो ग्राउंड फ्लोर पे कॉलम की साइज़ इतनी थी, 7th फ्लोर पे थोड़ी 10 mm कम हुई, 18th फ्लोर पे वापस दूसरे 10 mm कम हुई। तो यू अंडरस्टैंड कि किस तरीके का स्ट्रक्चर में ऑन दैट रिपीटेशन देर इज़ अ वेरिएशन, किस तरीके का ब्रिक वर्क में देर इज़ अ वेरिएशन। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू स्टे फोकस्ड। सब सीख लेना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एक चीज़ पे फोकस रहना और उसको 100% देखना और मॉनिटर करना वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। स्लैब कास्टिंग के टाइम पे कितनी स्ट्रेंथ चाहिए कॉन्ट्रैक्टर के पास मजदूरों की, ओके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तो काफ़ी प्रोजेक्ट्स में डिलेज होते हैं तो वो यही रीज़न से होते हैं कि मैन पावर अचीव नहीं कर पाते। मैन पावर अचीव नहीं कर पाते, दैट इज़ वन थिंग, बट द अदर थिंग इज़ द डेवलपर इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि डिले क्यों हो रहा है। वो प्रोजेक्ट नहीं कर सकता, वो प्रिडिक्ट नहीं कर सकता कि ये अभी एक्स मैन पावर है उसके बदले एक्स माइनस 10% है तो मेरा प्रोजेक्ट कितने दिन डिले होगा। देन द आईएस कोड में प्रोडक्टिविटी के भी एनालिसिस हैं कि 2 मजदूर
एक ब्रिक वर्क 10 बाय 10 का कितने टाइम में कंप्लीट कर सकते हैं। सर IS कोड आप थोड़ा ब्रीफ समझा सकते सो हैं? IS कोड में IS 456 जो कोड है वो इट इज़ द मेजर कोड। उसके बाद 8080 भी है विच इज़ डिफरेंट कोड। यस। अभी तो काफ़ी सारे कोड्स को फॉलो करना पड़ता है, बट IS कोड इज़ अ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड कोड, इंडियन स्टैंडर्ड कोड वेयर दे गिव यू द निटी ग्रिटीज ऑफ एवरीथिंग। कि मान लो कि स्टील की डिज़ाइन है तो वो IS कोड के हिसाब से हो तो यूल अंडरस्टैंड कि चलो दैट इट इज़ अ लैंग्वेज यस। वेर यूल अंडरस्टैंड कि चलो इसके हिसाब से है तो ये जो बीम की डिज़ाइन है वो IS कोड के हिसाब से उसका बेंड कितना होगा। ओके। उसका जो लैपिंग है, जो हम दो बार्स जब ओवरलैप करते हैं तो वो लैपिंग लेंथ कितनी होनी चाहिए। काफ़ी सारी डिटेल्स IS कोड में ये सब आपको, वेट ऑफ स्लैब हाउ इज़ टू बी इट इज़ टू बी कैलकुलेटेड, उसका फॉर्मूलाज होते हैं, लेंथ ऑफ स्लैब इनटू द यूनिट डेंसिटी ऑफ कंक्रीट। तो डेंसिटीज ऑफ कंक्रीट क्या होनी चाहिए ये सब आपको वो IS कोड्स में से पता चलता है। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट जब आप क्यूब टेस्ट करते हो कंक्रीट कास्टिंग के टाइम पे, इट इज़ अ प्रैक्टिस वेयर यू टेक आउट 3 to 4 क्यूब्स ऑफ कंक्रीट, मतलब छोटे क्यूब्स होते हैं, एंड देन यू टेस्ट इट इन द लेबोरेटरी टू मेजर द स्ट्रेंथ। तो व्हाट शुड बी द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ बोलते हैं उसको, कि वो कौन सी स्ट्रेंथ होती है जिसपे कंक्रीट का क्यूब ब्रेक होगा, तो दैट इज टू बी मेजर्ड, वो क्या होनी और चाहिए। हर स्लैब के बाद वो करना ही पड़ता है? हाँ हाँ, एवरी हर स्लैब के बाद तो नहीं, हमारे वहाँ तो भी एवरी TM मतलब जो RMC का जो आता है वो हर एक जो व्हेन दे गिव आउट द कंक्रीट तो उसके बाद वो TM में से ही वी टेक 3 क्यूब्स। तो इट इज़ अ एक्सटेंसिव प्रैक्टिस, जितने भी आप बैचेस करते हो उसके जितने भी क्यूब्स हो Okay. उसमें इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टेस्ट कि वो हर एक बैच जो होती है वो प्रॉपर स्ट्रेंथ की है कि नहीं है। क्योंकि मैन्युफैक्चर अभी तो वी यूजुअली प्रेफर RMC प्लांट एट आवर साइड इटसेल्फ, पर कई बार ऐसा होता है कि प्रोजेक्ट सिटी एरिया में हो वेर या फिर इतना RMC प्लांट की साइज़ का प्रोजेक्ट नहीं हो तो इट इज़ बाहर से आपने Manual कंक्रीट होता है। खरीदा हो तो इट इज़ वो क्या डाल रहा है कंक्रीट में वो आपको जब आप टेस्टिंग करोगे तब पता चलेगा। कई बार सर होता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मान लो कि टेस्ट वो क्यूब खराब आ गया हम्म एंड हमने वो पूरा रूफ भर चुके हैं उसको, हमने स्लैब पूरा कंप्लीट कर दिया है, तो उसके बाद क्या करेगा खराब आया तो? सो देर आर मेजर्स वेयर अगर मान लो एक पॉइंट के अंदर हो तो देर आर मेजर्स वेयर यू कैन वो रेक्टिफाई करना पड़ता है, या फिर कॉलम हो फॉर एग्जांपल तो ऐसा ही प्रिफर करना चाहिए कि कॉलम तोड़ के फिर से कॉलम कास्ट करें। पर स्लैब हो तो फिर वो स्लैब का इफेक्टिव लोड कितना है, क्या दिक्कतें आ सकती है, दैट हैज टू बी मेजर्ड। बट इन वर्स्ट केसेस इट हैज़ टू बी ब्रोकन। सो मान लो कि इट इज़ वर्स्ट केसेस हो तो फिर तो आपको डिमोलिश करके वापस कास्टिंग करना पड़े, बिकॉज इट इज़ वेरी क्रिटिकल सब्जेक्ट, यू कैन नॉट मेक कॉम्प्रोमाइजेज इन दैट। सर कॉफी पी लेते हैं हम या श्योर, और चालू करते हैं पॉडकास्ट हमारा, क्योंकि टेक्निकल में बहुत ज्यादा लंबी बातें होती है, सही बात है। फिनिशिंग आता है, फाउंडेशन आता है। सही बात है, लॉट ऑफ थिंग्स राइट फ्रॉम द फाउंडेशन टू हैंडिंग ओवर, यस। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर टू बी केटर्ड टू। हमारी कंपनी है दूसरी PMC, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट करते हैं हम, यस सर के नाम से ही है, यस सर PMC। अभी तक आई थिंक 4 to 5 प्रोजेक्ट कंप्लीट किए हैं हमने। हाँ हाँ, तो उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत कहाँ पे आती है? फिनिशिंग स्टेज पे। चलो हम कस्टमर को उनका घर देते हैं, सबसे ज़्यादा प्लम्बिंग में इशू आता है, क्योंकि कुछ भी हो लेकिन हम लीकेज कहाँ पे होता है वो हम पकड़ नहीं पाते हैं। सही बात है, वो सबसे ज़्यादा डेंजरस होता है आई थिंक। सही बात है। तो उसको हम पहले कैसे ध्यान में रखें जब हम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि अभी तो ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि जो वेल डेवलप बिल्डर्स होते हैं एंड वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं उसमें, क्योंकि फिनिशिंग जब करते हैं ना हम तो ज़्यादा परेशानी वहीं पे आते हैं, लाइक बेज होना, लीकेज। सी फिनिशिंग इज अ सब्जेक्ट विच इज द क्लोजेस्ट टू अ मेंबर। मेंबर कभी भी वो नहीं देख पाएगा कि आपने वॉल के अंदर का आपका क्या है, पर
सी इन शॉर्ट फिनिशिंग इज योर कंक्लूजन ऑफ द प्रोजेक्ट. यस. आपने क्या प्रोजेक्ट में गलतियां की है या फिर आपने कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ किया है तो वो फिनिशिंग में दिखेगा. तो वी कॉल इट स्नैगिंग. के स्नैगिंग का पूरा हमारा चेकलिस्ट होता है विच द मेंबर हिमसेल्फ sees the apartment in presence of our engineer. He moves to the apartment and the engineer himself shows it each and everything to the member from his end. टैप खोल के दिखाया कि प्रेशर बराबर है कि नहीं है, बारी जो विंडोज़ हैं वो खोल के दिखाई, शटर है तो स्लाइड करके दिखाए कि, और फिर हैवी विंड के हिसाब से वो शटर का डैमेज नहीं हो तो वो भी, दरवाज़ा है वो ज़ोर से उसने बंद करके खोल के चेक करके दिखाया. प्लम्बिंग जो है वो फ्लैट में चालू रख के 15-20 मिनट फॉसेट सब चालू करके रख के दिखाया. So all these things are very important. So the member also has confidence, and when the handing over procedure is done, so then also the engineer is clear on his role. कई बार क्या होता है कि हैंडिंग ओवर के बाद देर आर सम प्रॉब्लम्स विच द मेंबर हैज़ मेड फ्रॉम हिज एंड. मान लो इंटीरियर वाला आया और उसने कटर घुमा दिया और वहाँ पे इलेक्ट्रिक की पाइपलाइन हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यूजुअली हमारे प्रोजेक्ट्स में वो हम डिसिप्लिन रखते हैं कि वी हैंड देम ओवर अ CD ऑफ द ड्राइंग ऑफ द अपार्टमेंट, ऑटोकैड, जिसमें जो पूरा घर के अंदर का जो वायरिंग कहाँ है, मान लो ये दीवार है तो ये दीवार के अंदर कौन सी पाइपलाइन जा रही है, दैट इज मेंशन्ड वेरी क्लियरली. फ्लोरिंग है तो फ्लोरिंग में वॉल के पीछे कौन सा पाइपलाइन जा रहा है, कोल्ड का कहाँ जा रहा है, हॉट का कहाँ जा रहा है, गीज़र का लोकेशन कहाँ होना चाहिए. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू इन्फॉर्म टू द मेंबर वेरी क्लियरली कि भाई चलो ये गीज़र का पॉइंट है, आप गीज़र यहीं पे ही लगा सकते हो. उसके बाद आप कहीं और गीज़र लगाओगे और वहाँ पे कुछ चीर फाड़ आप करोगे फ्लैट के अंदर, तो इट विल मेक एवरीथिंग हे वायर. आपको वीडियो डोर इंटरकॉम के पॉइंट्स दिए हैं तो वहीं पे आप सजेस्टेड है कि आप वहीं पे लगाओ. बाकी पॉसिबल तो सब कुछ है, पर वो करने में रिपरकशंस क्या लॉन्ग टर्म में आएंगे दैट नो वन नोज. आज नहीं आएंगे पर 2 साल के बाद आ सकते हैं, दैट आर चांसेस. वॉशिंग मशीन का प्लग दिया है, ड्रायर का प्लग दिया है, तो वो प्लग्स में जो लोकेशंस दिए हैं वहीं पे चीज़ें हों तो वो ज़्यादा अच्छा. तो ऑन बोथ द पार्ट्स, मेंबर्स के पार्ट पे भी और डेवलपर के पार्ट पे भी. डेवलपर का पार्ट वो है कि वो मेंबर को हैंड ओवर के टाइम पे एजुकेट करें कि अपार्टमेंट, दैट इज़ वेयर these things go haywire. के बिल्डर ने तो कुछ बोला ही नहीं, चाबी दे दी ऑफिस में बुला के, लाइक पैसे ले लिए. हाँ, जैसे हम कुछ टीवी खरीदते हैं, yes, कुछ नए गैजेट्स खरीदते हैं तो उसके yes. उस टाइप के आप. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो पूरी चीज़ें प्रॉपरली समझाई जाए, दिखाई जाए ऑन साइट, ऑन पेपर, तो ही मेंबर को प्रॉपर पता चलेगा और मेंबर को भी फिर उस हिसाब से ही हैज़ टू कैरी ऑन. इंटीरियर वाला आया और उसने कुछ बोल दिया कि चलो इसके बदले ये कर देते हैं, ये कर देते हैं, तो देन ही हैज़ टू एटलीस्ट कंसल्ट द डेवलपर या फिर इंजीनियर कि भाई चलो मुझे ये इसके बदले ये रिक्वायरमेंट है, तो कैन आई डू दिस, शुड आई डू दिस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि फिर इट मेक्स इश्यूज इन द फ्यूचर. कोई भी सिविल इंजीनियरिंग जब प्रैक्टिकल में जाता है तो उसके प्रिपेयर क्या रखना चाहिए या कि आपकी वर्स्ट कंडीशन कहाँ पे होगी, क्योंकि एट द टाइम हमको डिसीजन लेना है, आपको धूप में खड़ा रहना पड़ेगा. वो कई लोग आते हैं जो इंटर्नशिप के लिए भी आते हैं तो एक दिन में ही गायब हो जाते हैं, वो लोग दूसरी बार आता ही नहीं है, क्योंकि वो उनको लगता है कि हमको क्या करना है, हमको सब देखना है, ये है. तो वो प्रिपेयर कैसे करें लोग, क्योंकि जब प्रैक्टिकल भी आते हैं, क्योंकि हम जैसे कि मैंने कहा कि पहले नीचे बेसमेंट है एंड आपका समर चल रहा है, तो वो सिविल इंजीनियर कब काला हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा उसको, तो वो प्रिपेयर कैसे करें. सी द सिविल इंजीनियरिंग में देर आर लॉट ऑफ थिंग्स, अ लॉट ऑफ profiles that you can choose once you are have taken the degree. It is very important that you find the right profile for you. Okay. सिविल इंजीनियरिंग में अभी तो फीमेल्स भी काफ़ी सारी है, तो देर आर वेरियस रोल्स दैट अ पर्सन कैन डू. तो आइडेंटिफाई अ रोल, बिलिंग है, प्लानिंग है,
परचेज है, साइट इज वन ऑफ द रोल. ऐसा नहीं कि साइट ही सब है. इट इज वन ऑफ द रोल, वन ऑफ द मेजर रोल्स. बट वो जो टीम होती है पूरी, उसमें देर आर लॉट ऑफ पीपल. अभी तो MEP इंजीनियर भी होता है. Yes. फिर प्लम्बिंग इंजीनियर भी होता है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रक्चर का भी इंजीनियर होता है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू आइडेंटिफाई योर रोल, कि आपको क्या पसंद है. जो अब मास्टर्स में हम यूजुअली डिसाइड करते हैं. yes. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो आप देखो. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी एक रोल है. काफ़ी सारे रोल्स हैं अभी तो. नाउ देर आर प्लेथोरा ऑफ रोल्स विच आर देयर आफ्टर यू डू सिविल इंजीनियर. तो वो आप आइडेंटिफाई करो. अगर आपको साइट पे अच्छा नहीं पसंद है, तो फिर आपको जो पसंद है वो उसमें आप आगे बढ़ो. आपको परचेज में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप परचेज में आगे बढ़ो. पर अगर आपने डिसाइड किया कि आपको साइट में ही आगे बढ़ना है, तो देन यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरीथिंग. धूप में भी खड़ा रहना नहीं, धूप में ही खड़ा रहना है. तो वो आपको एक बार मेंटली डिसाइड कर ही देना है कि मुझे वहीं पे खड़ा रहना है. काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी. 45 डिग्री टेम्परेचर भी हो सकता है, 42 भी हो सकता है, कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, कोई भी हाइट हो सकती है. मुझे सेफ्टी का ध्यान कितना खुद का रखना है, ही हैज़ टू मेक श्योर. कोई भी हाइट पे भी काम करना पड़ेगा. कहीं पे भी सुपरविजन के लिए जाना पड़ेगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर अवेयर ऑफ ऑल द चैलेंजेस दैट वॉट एवर फील्ड यू आर डूइंग. ऐसा नहीं है कि साइट पे ही चैलेंजेस आती है. आप कोई भी मान लो प्लानिंग ले लिया आपने, तो प्लानिंग में मान लो अगर आपने कोई डेट्स क्लाइंट को दी कि भाई मैंने कॉन्ट्रैक्टर से डेट ले ली है, ये कॉन्ट्रैक्टर ये डेट को डिलीवर कर देगा और आपका प्रोजेक्ट ये तारीख को ख़त्म हो जाएगा. वहाँ से रोल शुरू होता है, वहाँ पे ख़त्म नहीं होता है. उसको ट्रैकिंग करना कि आपने जब ये डेट दी है तो वो डेट के हिसाब से साइट पे मैन पावर आती है कि नहीं आती है. प्रोग्रेस रिपोर्ट जो होता है वो रिकंसाइल होता है कि नहीं होता है आपके प्लानिंग के शेड्यूल से. तो वो सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. प्लानिंग के शेड्यूल में कोई डिस्क्रिपेंसीज, अगर ड्राइंग चेंज हो गया या फिर कोई स्पेसिफिकेशन चेंज हो गया, तो जो डिले होगा वो आपने फैक्टर इन किया है नहीं किया है. लॉट ऑफ थिंग्स. अभी तो प्लानिंग के भी काफ़ी सारे MSP सॉफ्टवेयर है, ऐसे काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं जो अभी मार्केट में अवेलेबल है. तो वो सॉफ्टवेयर का यूज़ कैसे करना जिससे प्रॉपर रिपोर्ट्स जनरेट हो सके, रिकंसलेशन हो सके. इंटरनल प्लानिंग इज़ अ रोल वेयर यू हैव टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर, द क्लाइंट, द PMC, everyone, and make a फाइनल रिपोर्ट ऑफ द थिंग. ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्टर ने प्लानिंग दिया वो अलग है, क्लाइंट जो बोल रहा है कि वो अलग है, PMC बोल रही है वो अलग है. ऐसा नहीं है. तो काफ़ी सारी चीज़ें इंटीग्रेट करनी पड़ती है प्लानिंग के. जब आप प्लानिंग शेड्यूल बनाते हो तो MEP इंजीनियर की विजिट होनी चाहिए ये स्लैब पे, तो वो इंटीग्रेट किया है कि नहीं किया है. प्लम्बिंग इंजीनियर की विजिट होनी चाहिए. ब्रिक वर्क हुआ तो फिर प्रॉपर टाइमिंग दिया है कि नहीं दिया है, कि जी जो ब्रिक वर्क को प्लास्टर के बाद का जो सेटलिंग टाइम है वो दिया है कि नहीं दिया है. माइक्रो लेवल पे देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स. ऐसे ही परचेज में चैलेंजेस होती है. इनोवेशंस काफ़ी आते हैं अभी तो प्रोडक्ट्स में. आज आपने ये लेमिनेट पसंद किया, आपने फ्रीज किया, रेट डिसाइड किया, और जब प्रोजेक्ट पे डालने का टाइम आया तब वो लेमिनेट डिसकंटिन्यू हो सकता है, या फिर इवॉल्व हो गया, रेट बदल गया, या फिर उसका थिकनेस चेंज हो गया. 0.8, 0.92 और 1 mm, ऐसे 3 तरीके के लेमिनेट्स आते हैं. तो आपने जो ऑर्डर दिया है वही लेमिनेट साइट पे उतरा है कि नहीं उतरा है वो आप कैसे देखोगे. तो इट इज़ इन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द परचेज हेड कि वो साइट पे जाके रिकंसाइल करे, चेक करे कि मैंने ये रेट, उसने नेगोशिएट करके मान लो रेट डिसाइड किया, पर वो लेमिनेट वो कॉन्ट्रैक्टर ने चीटिंग करके एक थोड़ा सस्ता वाला बेच दिया, थिकनेस कम बेच दी, तो फिर वहीं का वहीं हुआ. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वो साइट के साथ भी आपका बना रहे कि दैट रेपो कि ये चीज़ फ्लोरिंग है तो फ्लोरिंग में कलर वेरिएशंस नहीं आने चाहिए. तो कॉन्ट्रैक्चुअल परचेज जो है इट इज़ वेरी क्लोजली कनेक्टेड टू द कॉन्ट्रैक्ट्स डिपार्टमेंट. तो कॉन्ट्रैक्ट्स करके भी पूरा डिपार्टमेंट पढ़ने में भी होता है. ऑन साइट पे भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्ट्रैक्टर को क्या क्या कंडीशंस में यू आर अग्रीइंग द कॉन्ट्रैक्ट ऑन. पेमेंट कंडीशंस क्या होनी चाहिए, और मटेरियल डिलीवरी की टाइमलाइन क्या होनी चाहिए. दैट इज़ ऑल ऑफ द परचेज डिपार्टमेंट. A site is an integration of many verticals where the face is the execution on site. हर प्रोजेक्ट में अलग अलग स्ट्रक्चर होता है.
आप कैसे डिफाइन करते हो? लाइक जो मैनेजर होता है सिविल इंजीनियर, तो वो कैसे डिसाइड कर रहा है कि ये इसके ऊपर ये है? प्रोजेक्ट मैनेजर आता है, उसके नीचे 3 इंजीनियर आता है, एक कॉन्ट्रैक्टर से इसे बात करनी है, तो वो सब कैसे आप करते यूजुअली हो एज अ डेवलपर? हम ऐसा हमेशा ऑर्गेनाइजेशन हायर की वेरी नीट एंड क्लियर और वेल डिफाइंड रखते हैं कि कहीं पे भी रोल का कन्फ्लिक्ट नहीं हो, कहीं पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का कन्फ्लिक्ट नहीं हो। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है इज़ कंसिडर टू बी द हेड ऑफ द प्रोजेक्ट। ओके। उसके अंदर देर आर ब्लॉक इंजीनियर्स। ब्लॉक इंजीनियर्स के अंदर देर आर सुपरवाइजर्स एंड अ जूनियर इंजीनियर। If needed, it is a complicated structure, then an assistant engineer which is under the block engineer. कई जगह पे सो दैट इज़ द टॉप टू बॉटम हायरार्की। फिर हॉरिजॉन्टल हायरार्की भी होती है कि MEP इंजीनियर है तो इज़ कॉमन फॉर द होल प्रोजेक्ट। सो वो जो जूनियर इंजीनियर या फिर जो ब्लॉक इंजीनियर होते हैं वो सभी ब्लॉक के लिए वो MP इंजीनियर्स कॉमन होता है। तो वो MEP इंजीनियर को कोऑर्डिनेट सभी ब्लॉक इंजीनियर से करना रहता है, उसकी साइन होती है। सेफ्टी इंजीनियर कॉमन होता है। तो वो सो दैट इज़ हॉरिजॉन्टल हायरार्की which is specification wise block and MEP है, plumbing है, safety है। सेफ्टी। So and the what so both the grids are maintained properly कि कहीं पे भी conflict of responsibility नहीं आए। ओके। ये स्ट्रक्चर वेरी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि इतना बड़ा प्रोजेक्ट हम लेके बैठे हैं एंड सबके अलग अलग रोल है, तो ऑफ कोर्स वो स्ट्रक्चर हो तो अच्छा है। सही बात है। मैं पूछना चाहता हूँ कि सर अभी आप न्यू कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट लाइक अभी नया नया क्या आ रहा है मार्केट में कि इससे काम इजी हो जाता है? लाइक जैसे आपने बात की सॉफ्टवेयर की कि जैसे रिपोर्टिंग इजी हो रहा है अभी, तो वैसे अभी टेक्निकल में सी कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट्स इज़ अ वेरी इवॉल्विंग फील्ड। काफ़ी सारे एक्सपोज होते हैं, तो जो जिनको जेन्यून इंटरेस्ट है न्यू इक्विपमेंट्स में, तो देन देर आर वेरी गुड फेस्टिवल्स विच आर कंडक्टेड इन इंडिया, आउट ऑफ इंडिया ऑल्सो। जर्मनी में इक्विपमेंट्स के फेस्टिवल्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल ऐसे जो ये कंस्ट्रक्शन की जो B&F है, बिल्डिंग एंड फैक्ट्रीज, उसकी जो कंस्ट्रक्शन में जो मेजर इक्विपमेंट्स का चेंजेस हैं, तो वो जैसे डायाफ्राम वॉल है तो उसका जो मशीन्स हैं, तो जो पहले जो थिकनेस के आते थे उससे अभी थोड़े कम थिकनेस के भी आने चालू हो गए हैं, उससे ज़्यादा थिकनेस के भी आने चालू हो गए हैं। कि लेट्स से कि फॉर एग्जांपल यू एक्सकेवेटिंग अ बेसमेंट which doesn't require a 600 mm thick diaphragm wall. यस। So then there are machines which now are of 400 mm width also. तो आपका उतना कॉस्टिंग ऑफ कंक्रीट एंड द स्टील विच इज़ नॉट नीडेड वो आपका बच सकता है। कई बार आपको ज़्यादा थिकनेस के मशीन्स चाहिए तो वो भी अवेलेबल है डिपेंडिंग ऑन द सॉइल स्ट्रेटा। सो दैट इज़ एन एग्जांपल। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, जैसे प्लास्टरिंग के भी नाउ देयर आर मशीन्स वेयर दे कैलिब्रेट एंड देन दे प्लास्टर ऑन द वॉल सरफेस ऑटोमेटिकली। तो ऐसे मशीन्स भी आते हैं कि विच मेजर्स द वॉल। रोबोट्स होते हैं अभी नाउ। व्हाट इज हैपेंड इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अभी अहमदाबाद में तो इतना नहीं आया है, बट इन दुबई एंड कंट्रीज वेयर कंस्ट्रक्शन ड्यू टू लैक ऑफ मैन पावर इज़ अ चैलेंज। हमारे वहाँ इंडिया में मैन पावर की कमी नहीं है, पर काफ़ी सारी जगह मैन पावर कमी होती है। तो वो ओवरकम करने के लिए जो मशीन्स बनाए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे प्लास्टर का मैंने आपको बोला, फिर शटरिंग का सिस्टम डिज़ाइंस करने का भी होता है सॉफ्टवेयर। सिस्टम डिज़ाइंस करके कस्टमाइज शटरिंग प्लेट्स आपको 3D में ही दे देता है। यू कैन जस्ट कस्टमाइज एंड पुट इट देयर। शटरिंग के इक्विपमेंट्स मतलब शटरिंग के जो मटेरियल होते हैं वो भी काफ़ी इवॉल्व हो गए हैं कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स में, जहाँ शटरिंग प्लाई इज़ नॉट जिसका पोटेंशियल नहीं है, तो वहाँ पे डेक शीट्स आती है विच इज़ मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड वो ही उसके ऊपर ही कंक्रीट आता है। तो लॉट ऑफ थिंग्स which are there and which is constantly evolving. मशीन्स हैं जैसे पूरा का पूरा ट्रैक्टर, पूरा का पूरा JCB आपको ग्राउंड फ्लोर मतलब रोड से सीधा बेसमेंट 3 में नीचे ले जाना हो, तो देर आर स्ट्रॉन्ग मशीन्स ऑल्सो विच आर देयर विच कैन पिक अप द होल ट्रैक्टर और JCB एंड देन पुट इट डाउन। ऐसे इक्विपमेंट्स हैं कि जो जहाँ कंक्रीट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो
तो वो बूम से कंक्रीट कर सकते हैं। ओके, यस। क्रेन्स में काफ़ी इवॉल्वमेंट आ गया है। तो सर हमने बात कर ली सिविल इंजीनियर्स की, लाइक टोटल थोड़ा टेक्निकल हमने सीखा आपसे। अभी मैं वो जानना चाहता हूँ कि इंडिया अभी स्काई स्क्रैपर क्यों नहीं बन पा रहा है? हम्म। क्योंकि जो टॉलेस्ट बिल्डिंग हम अ, अमेरिका में देख रहे हैं, यूएई में देख रहे हैं, चाइना में देख रहे हैं, जापान, तो वहाँ पे इतनी बड़ी बिल्डिंग होती है, तो इधर क्यों नहीं? सो देर आर वेरियस रीजंस, काफ़ी सारे सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके हिसाब से स्काई स्क्रैपर्स आर नॉट दैट प्रोमिनेंट इन इंडिया। काफ़ी सारे जो मेगा सिटीज़ हैं जैसे दिल्ली, हैदराबाद, बॉम्बे, देर यू विल सी बिल्डिंग्स ऑफ 60-70 फ्लोर्स, 80 फ्लोर्स। एंड देर ऑल्सो इन सम एरिया, जैसे बॉम्बे है तो परेल में आपको दिखेंगे, वर्ली में दिखेंगे, महालक्ष्मी में दिखेंगे। दिल्ली है तो गुड़गांव में दिखेंगे, नोएडा में दिखेंगे। हम्म। सो देर आर वेरियस एरियाज वेयर दिस इज़ देयर। हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, पर पूरे इंडिया में जैसे आप बोल रहे हो तो वो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। जैसे जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल अहमदाबाद है, तो अहमदाबाद में देर आर वेरियस रीजन, वन ऑफ द विच इज़ गवर्नमेंट पॉलिसीज़। ओके। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ अभी लास्ट ईयर्स आई हैं, 2 years बैक आई हैं, तो फिर वो जब मटीरियलाइज होंगी, जब एक बिल्डिंग का फाइल पास होगा, उसके बाद डेवलपर्स को कॉन्फिडेंस आएगा कि हाउ मच टाइम डज इट टेक्स। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो एक बिल्डिंग पास किया तो उसके बाद दिस इज़ द प्रोसीजर दैट वी हैव टू वर्क ऑन, दिस इज़ द थिंग्स दैट वी हैव टू टेक, दिस इज़ द रिपोर्ट दैट वी हैव टू आस्क फ्रॉम द डेवलपर फॉर द सेफ्टी ऑफ द बिल्डिंग। उसके साथ साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स के भी होने चाहिए। मान लो आज कल उठ के आपको पूरे गुजरात में पॉलिसी दे दे, आपको भरूच में जाके बिल्डिंग बनाना हो 70 फ्लोर्स का, हम्म। तो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर्स कौन? और वो कॉन्ट्रैक्टर्स हम्म। ऐसे होने चाहिए जो वायबल हो यस। फॉर द लोकल डेवलपर्स। हम्म। और वो कब वायबल होंगे? कि जब मार्केट डिमांड वो सफाइस कर सकेंगे। आज मान लो कि पहले अहमदाबाद में जो 14 स्टोरीज बिल्डिंग की परमिशन थी, उसके बदले में आज 21 है, अभी 41 तक परमिशन देते हैं। तो जब जब फ्लोर राइज बढ़ेगा, जैसे फ्लोर की कॉस्ट बढ़ेगी, ऐसे आपको क्लाइंट के पास से भी पैसे ज़्यादा लेने की कैपेसिटी होनी चाहिए। ओके। ऐसे प्रोजेक्ट की डिलीवरी होनी चाहिए, हम्म। ऐसे प्रोजेक्ट के डिज़ाइनिंग होने चाहिए कि जो आप क्लाइंट के पास से मांग सको। क्लाइंट आपको बोलेगा कि भाई बाजू में 7 माल का बिल्डिंग है, उसमें मुझे 6 फ्लोर पर ऑफिस लेनी है, और मैं आपके 41 फ्लोर्स के बिल्डिंग में भी 6 फ्लोर पर ऑफिस ले रहा, तो मुझे मिलता क्या है? तो हम्म। दैट वो प्रोजेक्ट ऑल्सो हैज़ टू बी, दैट नेम ऑफ द ब्रांड, द नेम ऑफ द डेवलपर शुड बी स्ट्रॉन्ग इनफ कि वो मार्केट से पैसे वो डिमांड करके ले सके। डिमांड सब कर सकते हैं, पर क्लाइंट अग्री हो जाने चाहिए कि वो चलो मैं आई एम रेडी टू पे प्रीमियम। So the thesis of my master's in real estate management was this that you asked. My thesis was hedonic implications of height in a building. ओके। So hedonic is a synonym of dynamic, but I personally had taken interviews of lot of developers in Pune, lot of developers in Bombay. I had traveled to cities like Hyderabad, Bombay, Gurgaon, and I had personally asked the developers about how do they position their project when it is a skyscraper project. तो उसका पूरा हमने आई शेयर द थीसिस विथ यू, बट इट इज़ वर्थ फॉर द न्यू पीपल इट इज़ वर्थ नोटिंग दैट what are the factors that govern behind a skyscraper. It's not just height, ओके। it is much more beyond that. It is much more beyond what people think it is a skyscraper. It is linked to the credit of the brand of the developer, also to the credit of the city. जैसे आप देखोगे कि जो सरदार पटेल की स्टैचू है जो अभी केवड़िया में बनाई, वो क्यों इतनी ऊंची बनाने की क्या ज़रूरत थी? हम्म। वही स्टैचू आप मान लो 20 फुट। तो गवर्नमेंट की थिंकिंग क्या है? दैट इज हाउ आई एम रिलेटिंग दिस टॉपिक टू स्काई स्क्रैपर्स। ओके। वो ऊंची बनाने का एक स्टेटस था, वो इतनी ऊंचाई पर स्टैचू बनाने का एक रीज़न था।
So then why did they take that height? So that are reasons beyond that which is psychological in nature. कि चलो इतनी लंबी स्टैच्यू है तो वो जो रिकॉर्ड बनाना है कि चलो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट स्टैच्यू, वो वर्ल्ड्स एक सिंबल होता है वो। जैसे एसजीआई पर आज मान लो एक बिल्डिंग हो विच इज़ 41 स्टोरीज हाई, सो दैट इज़ द इमेज ऑफ एसजी हाईवे. Okay. So that is what skyscrapers have that in themselves. That is what height means to a building and to the developer, and then to the people living inside it. जैसे मैंने आपको बोला कि वो 41 स्टोर्स का बिल्डिंग है, 41 स्टोरी का मान लो बिल्डिंग है, पर पहले 14 माल तो बेचने तो है ही डेवलपर को, और वो लेंगे वो भी। जैसे मैंने आपको पूछा वही क्वेश्चन वो डेवलपर को पूछेंगे कि मैं 41 स्टोर्स के बिल्डिंग में 14 माले पे ही में मेरी ऑफिस या फिर अपार्टमेंट है, तो फिर मैं वो बाजू की बिल्डिंग में क्यों नहीं जाऊँ कि जो 14 माले का ही है. तो वो आपके प्रोजेक्ट में क्या है कि मैं वो फ्लोर प्रिफर करूँ वो हाइट में. तो that is how you have to the project has to be put up. कि आज मान लो कि एक साइज ऑफ पार्सल ऑफ लैंड में अगर 14 माले के या फिर 7 माले के बिल्डिंग्स होते हैं, तो वो मान लो कि उसको एक्स अमाउंट ऑफ अपार्टमेंट्स बनाने के लिए 25 ब्लॉक खड़े करने पड़ते हैं, और वो सामने 41 स्टोर्स का बिल्डिंग खड़े करेगा तो एक ही ब्लॉक है. तो उतनी ओपन स्पेस मिली, फिर फ्लोर हाइट मिली क्लाइंट को, फिर ड्राइवे स्पेसेस बड़ी मिली, एमिनिटीज ज़्यादा मिली. तो इट इज़ नॉट जस्ट कि आप हाइट दे देते हो तो आपकी काम ख़त्म हो जाता है. देन द प्लानिंग एक्चुअली इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड, इट इज़ मोर इट हैज़ टू बी मोर कस्टमर फ्रेंडली. कि आप वो जो स्पेस आपने बचाई है जो ब्लॉक्स ना बना के, जो एक टावर बना के, तो वो स्पेस में आप क्या दे रहे हो, उसका एक्सेस आप कैसे देते हो, उसका मूवमेंट आप कैसे देते हो, व्हीकुलर मूवमेंट, बेसमेंट्स को आप कैसे ट्रीट करते हो, फ्लोर्स को कैसे ट्रीट करते हो. यस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. FSI बेसिक हमको वो पहले चाहिए, तो आप ऑडियंस को बताएंगे कि FSI क्या होता है, लाइक फ्लोर स्पेस इंडेक्स. फ्लोर स्पेस इंडेक्स, एंड वो क्या होता है बेसिक, उससे कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये इतना बढ़ेगा. So see, FSI is a tool where the government decides how to make the land use sector wise. जैसे मान लो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मुझे ये सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरीके से प्रमोट करना है, या डिसाइड किया मतलब टाउन प्लानर्स के, कंसल्टेंट्स के ओपिनियंस के, रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन से उनको ये लगा कि लेट्स से चांगोदर है, तो चांगोदर में इंडस्ट्रीज़ का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, साणंद में इंडस्ट्रीज़ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. तो उन्होंने वो एंड यूज डिफाइन करके उसके बाद उसमें FSI का प्लानिंग करते हैं कि गवर्नमेंट का विजन है कि 2040 तक ये एरिया में इतने इंडस्ट्रियल शेड्स बनेंगे, तो उस हिसाब से वो FSI देते हैं. ओके. तो जैसे हमारे अहमदाबाद में भी देर आर जोन्स वेयर R3 जोन इज वेयर यू कैन कंज्यूम 0.3 ऑफ द FSI ऑफ द प्लॉट एरिया. आपका 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट हो तो आप उसमें 300 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, विच इज़ एसेंशियली अ बंगलो. बाकी का यू हैव टू मेक इट ओपन लैंड रखना पड़ता है. तो गवर्नमेंट का प्लानिंग कई जगह पे ऐसा होता है कि जिसमें दे सैंक्शन FSI विच इज़ जैसे 4 के FSI है, BRTS रोड्स है. तो रीज़न वो है कि गवर्नमेंट आज से 20 साल के बाद की फ्यूचरिस्टिक सोचती है कि मैं हाई एक्सेस कॉरिडोर्स जो मतलब SG हाईवे है, SP रिंग रोड है, जो बड़े साइज़ की रोड्स है, उसके आसपास में ज़्यादा FSI हम देंगे तो वहाँ पे इट इज़ वेरी एविडेंट कि डेवलपर्स को प्रमोशन मिलेगा कि मैं वहाँ पे प्रोजेक्ट रखूँ. आज जो डेवलपर 2 किलोमीटर SG हाईवे के SP रिंग रोड के अंदर जाके प्रोजेक्ट रखता होगा, वो इंसेंटिव है उसको डेवलपर के लिए भी कि वो आज SP रिंग रोड के साथ नज़दीक में प्रोजेक्ट रखे. जिससे ऐसे सभी डेवलपर्स से सोचेंगे तो गवर्नमेंट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्पेंड वो काफ़ी कम हो जाएगा.
गवर्नमेंट को दूर दूर जाके रास्ते बनाने पड़ेंगे, स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज लाइन बनानी पड़ेगी, वो अभी नहीं करनी पड़ेगी, वो फ्यूचर पे चला जाएगा। नज़दीक में जितना होगा वो उतना ज़्यादा जो रोड्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं उसको यूज़ ज़्यादा करेंगे लोग। ओके So it is an incentive for the developer to promote, to go near to the high access corridors, and for the government, जैसे मान लो गवर्नमेंट ने मेट्रोज, सभी जगह पे तो मेट्रो नहीं बना सकते, तो जो भी डेडिकेटेड रोड्स पे मेट्रोज बनाई हैं तो वो वहाँ पे क्यों बनाई हैं? उसका रीज़न वो है कि गवर्नमेंट ऐसा चाहती है कि जो ऑफिस पीपल हो वो वहीं से जाए, वहीं से वो BRTS जंक्शन पे मेट्रो के स्टेशन के नीचे उतरे और BRTS से उनकी ऑफिस पे जाए। तो वो प्रमोट करने के लिए जो मेट्रो रूट्स हैं, BRTS रूट्स हैं, उसके नज़दीक उन्होंने ज़्यादा FSI दी है। इसी तरीके से जहाँ जहाँ गवर्नमेंट को प्रमोट करना है कि मुझे ये रोड पे स्काई स्क्रैपर्स ज़्यादा हो, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोड बोलते हैं उनको टेक्निकल लैंग्वेज में, कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हुआ है उस पर कितना लोड वो इंफ्रास्ट्रक्चर विल टेक अप, तो दैट इज़ कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लोड। इंफ्रास्ट्रक्चर लोड जब एक पीक से ज़्यादा बढ़ जाए तब इट इज़ अ कंजेशन, जैसे हम बॉम्बे में देखते हैं, जैसे हम कहीं दिल्ली में देखते हैं। तो वो कंजेशन अवॉइड करने के लिए गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूट्स द लोड इक्वली अक्रॉस द सिटी। ओके तो इसी तरह से दे प्रमोटेड SG हाईवे एज अ स्काई स्क्रैपर जोन, रिवर फ्रंट एज अ स्काई स्क्रैपर जोन। तो वो गवर्नमेंट्स का विजन होता है 30 साल आगे देखने का, 25 साल आगे देखने का। FSI भी एक फैक्टर हो गया, लाइक उसमें FSI इज द प्राइम फैक्टर, दैट इज हाउ दे डिफाइन एंड यूज। उनका विजन है कि मान लो कि मुझे अभी ये एरियाज में सिर्फ बंगलोज ही डेवलप करवाने हैं, तो वो जोन को वो FSI उसके कम कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे लोग जाके कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे टावर्स का या फिर प्रोजेक्ट्स का, वो वहाँ पे बंगलो ही बना सकेंगे। तो वो जोन का जैसे कहीं सिटीज़ में इट इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द टाउन प्लानिंग के हेल्थ जोन्स चाहिए, पब्लिक पार्क्स चाहिए, पूरा शहर भरा हुआ हो। जैसे आप न्यूयॉर्क की स्काईलाइन भी देखोगे तो वहाँ पे भी CBD है, जो सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बोलते हैं, जो मैनहट्टन है, वहीं पे हाई राइजेस है, फिर पूरे न्यूयॉर्क में नहीं है। तो वो जितने न्यूयॉर्क का एक था कि एक बहुत ज़्यादा ऊंची हाई राइज बिल्डिंग बनाई थी उन्होंने, एंड पब्लिक ने उनको मना बोल दिया था कि ये मत बनाओ, क्योंकि जो वो पीछे बिल्डिंग के पीछे पूरा अंधेरा ही रहता था। हाँ सही बात है, सही बात है। एंड अभी लाइक चाइना में भी बैन कर दिया है कि अभी हाई राइज मत बनाओ। तो वही है कि वो डेडिकेटेड जोन या फिर डेडिकेटेड कॉरिडोर्स दिए होते हैं, तो वो सिमेट्री रहती है। आप रैंडम जगह पे हाई राइजेस दे दो, फिर बाकी बंगलोज हो, तो फिर वो बंगलो वाले को भी लाइट वेंटिलेशन का इश्यूज आएंगे। तो इसी तरीके से वो यूज़ पूरा प्लान होता है। और इसी तरीके से जब क्यों अभी हाई राइज की पॉलिसी अहमदाबाद में अभी क्यों आई 2 साल पहले, क्यों 20 साल पहले सरकार नहीं लाए? क्योंकि वो डिमांड हो तब लाए ना। जब डिमांड क्लाइंट की हो कि वो हाई राइज अकस्टम सिटी भी होना चाहिए। आप मान लो कि आप भावनगर में 50 फ्लोर की बिल्डिंग बना के आप क्या करोगे सामने ऐसे? क्योंकि भावनगर में या फिर जामनगर में जो Tier 3 सिटीज बोलते हैं, वहाँ पे तो अभी लोग फ्लैट पे जाने के लिए भी रेडी नहीं है, भले 3 माले का फ्लैट क्यों ना हो, उनको बंगलो ही प्रिफर्ड है। और उसका रीज़न वो भी है कि लैंड प्राइसेस आर इजी देयर, तो लोग बंगलो ही प्रीफर करेंगे ना, क्यों अपार्टमेंट में जाएंगे। जो सिटीज़ होते हैं वहाँ पे बिकॉज ऑफ द लैंड प्राइसेस हैव इवॉल्व्ड सो मच, पीपल कैन नॉट अफोर्ड अ बंगलो, एंड देन द साइकोलॉजी इज ऑल्सो इवॉल्व्ड कि भाई बंगलो ही क्यों लूँ, मुझे जब अपार्टमेंट में एक ही दरवाज़ा बंद करके सिक्योरिटी मिलती है, जब मुझे कॉमन फैसिलिटीज मिलती है, कम्युनिटी मिलती है, तो फिर मैं बंगलो लेके क्या करूँ? तो वो आइडियोलॉजी भी चेंज होनी चाहिए सिटी की। मेरी मम्मी से पूछा था मैंने, मतलब जो बड़े होते हैं उनसे पूछा कि हम 7th फ्लोर पे रहेंगे, तो बोली कि मुझे अगर दूध भी लाना होगा ना तो मुझे 7 फ्लोर नीचे आना पड़ेगा, उसके बाद सोसाइटी के बाहर जाना पड़ेगा, एंड फिर मैं लूंगा मैं दूध या छाछ लूंगी। तो ये भी मेंटली होता है। That is what I'm telling. It is a psychological thing which changes from generation to generation. Then also it's dependent on time. जैसे we always define the generations, जैसे हमारे जो clientele होते हैं तो उनको हम define करते हैं कि which generation are they from. Gen X, Gen Y and Gen Z, which are the millennials, which is Gen Y and Gen Z के बीच में जो people which are born, तो वो भी हमारे थीसिस का एक पार्ट था कि वो विथ टाइम इट हैज़ इवॉल्व्ड। जो मान लो जेन एक्स होती है, जो शुरुआत के लोग हैं, जो 1960s के 1970s के पहले बॉर्न हुए हैं, तो उनका जो माइंडसेट है, जैसे आपने अपनी मदर का बताया, वो क्या होता है,
उसके बाद जेन वाई है जो 1985 1990 से बॉर्न हुए, उनका माइंडसेट क्या है, मिलेनियल्स जो भी करंट जनरेशन है वो जो 2000 में बॉर्न हुई है उनका माइंडसेट क्या है। जैसे आपकी मदर है, वो उनके टाइम पे शी वाज राइट कि मैं अभी वो कहाँ से लेके जाऊँ, क्या कैसे आई मैनेज। Yes. बट नाउ व्हेन वी लुक एट द जनरेशन विच इज़ देयर currently, then they have all the options. They can just with the click of button on the mobile they can call the delivery guy on their apartment floor. Yes. ऐसा भी नहीं कि नीचे दरवाजे के बाहर ही वो आ जाए। तो इट many factors are, so that is how the whole thing evolves of the real estate. So real estate is a very customer centric, very people driven field where a lot of things matter. एयरपोर्ट अथॉरिटी भी आती है उसमें। यस आती है ना, क्यों नहीं। जैसे तो उससे उससे भी जोन्स डिफाइन होते हैं। जैसे मान लो कहीं सिटीज़ में एयरपोर्ट जहाँ नज़दीक होता है शहर की, तो वहाँ पे दे के नॉट परमिट हाई राइजेस। यस। तो वो एयरपोर्ट एनओसी लेनी पड़ती है। वो अभी भी अहमदाबाद में भी इट इज़ मैंडेटरी नाउ, इवन इफ यू मेक अ स्मॉल बिल्डिंग, तो यू हैव टू टेक अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द एयरपोर्ट डिपार्टमेंट कि मैं यहाँ पे बिल्डिंग बना रहा हूँ, आपको फ्यूचर में भी, मतलब आज से 100 साल 150 साल 200 साल तक फ्यूचर में भी यहीं से फ्लाइट ये हाइट पे नहीं गुजरेगी, उसका एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है। सो इट इज़ अ लॉट ऑफ विजन दैट हैज द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक इनटू पिक्चर व्हाइल ग्रांटिंग सच परमिशंस। बिल्डिंग आज बना के तोड़ तो सकते नहीं कि चलो आज फ्लाइट मुझे यहाँ से ले जानी, तो तोड़ तो सकते नहीं है। तो वो सब प्लानिंग करके, एयरपोर्ट्स का प्लानिंग कहाँ है, फ्यूचर में रिक्वायरमेंट्स होगी तो दूसरा एयरपोर्ट कहाँ बनाएंगे, जैसे डोलेरा में दूसरा एयरपोर्ट बनाएंगे तो अभी से वो जो वहाँ पे की जो फ्लाइट के इंक्लिनेशन एंगल होता है तो वो एरियाज में हम एनओसी नहीं देंगे। तो गवर्नमेंट वहाँ पे बोल देती है कि आई कैन नॉट गिव यू हाइट ऑफ 41 फ्लोर्स, आई कैन गिव यू ओनली हाइट ऑफ 10 फ्लोर्स। 10 फ्लोर्स। यस। तो तब तक आप बनाओ। तो वो सब मैटर करता है, एनवायरमेंट की परमिशन मैटर करती है, काफ़ी सारी एज अ डेवलपर, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि गवर्नमेंट दफ्तर में आप जाओगे तो परमिशन लेने में थक जाओगे। तो एज अ डेवलपर आपको ऐसा लगता है गवर्नमेंट में अभी See, कि ऐसा now परमिशन लेना? the government machinery, the government human force has evolved a lot. जो अभी जो ऑफिसर्स हैं वो आपके और मेरे जैसे यंग ऑफिसर्स हैं which have the same mindset as you and me have. So they are very willing to do work. They are willing to, जो IAS ऑफिसर्स हम बोलते हैं, जो IPS ऑफिसर्स बोलते हैं, तो वो काफ़ी मच प्रोएक्टिव है उनकी ड्यूटी के बारे में। काफ़ी सारे वो एक्सपीरियंस्ड हैं मैनेजमेंट में, काफ़ी सारे सीनियोरिटी वाले हैं। तो वो इट हैज़ इवॉल्व्ड लॉट। ये सब इवॉल्व होगा तो ही एक डेवलपमेंट एजेंडा बनेगा। आप एक हाथ से ताली नहीं बजा सकते। आपने पॉलिसी ग्रांट कर दी पर ऑफिसर्स आर नॉट दैट comfortable with the policies, then it won't go through. तो ऐसे सामने ऑफिसर्स भी अच्छे होने चाहिए जो पॉलिसीज़ को वेलकम करे, जल्दी परमिशन का सॉल्यूशन लाए, कोई इश्यू हो तो उसका जल्दी दे कैन ब्रिंग अ सॉल्यूशन टू इट। तो ऐसे ऑफिसर्स होने चाहिए जो कमिश्नर लेवल के ऑफिसर्स हैं, जो हमारे अभी अहमदाबाद के हैं, गांधीनगर के हैं, महसाणा के हैं, वो सब इतने क्वालिफाइड लोग हैं। तो अभी नाउ इट हैज़ इवॉल्व। आज से आप 25 साल पहले 30 साल पहले आप पूछने जाओ तो इट वाज नॉट देयर। जैसे आप बोल रहे हो तो काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी टू एंड फ्रो होता है फाइल्स का, वेटिंग, डेवलपर का खुद का टाइम बिगड़ता है, गवर्नमेंट का टाइम बिगड़ता है, कस्टमर्स का टाइम बिगड़ता है। पर नाउ इट हैज़ स्मूथली एंड इवॉल्व्ड एंड इट हैज़ बीन ऑन अ ग्रोथ पाथ सिंस द पास्ट डेकेड दैट आई हैव सीन। तो काफ़ी बदलाव है। बहुत ज़्यादा मज़ा आया पॉडकास्ट करने में, क्योंकि मैंने भी आपका बहुत ज़्यादा टाइम लिया है, क्योंकि सब जानना था कि सिविल इंजीनियर टेक्निकली हाई राइज क्यों नहीं बन रहे हैं अभी। तो सब फैक्टर हमने बारी बारीकी से बात की है उस पर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद। आपको कैसा लगा? प्लेजर, इट वाज ग्रेट स्पीकिंग टू यू। और आपके जो क्वेश्चंस थे वो काफ़ी कस्टमर सेंट्रिक थे, कस्टमर्स को इन डिटेल पता चले, फील्ड के बारे में नॉलेज मिले, ऐसे सब क्वेश्चंस आपने सोचे थे। तो वेरी गुड द स्टाइल एंड द टीम एंड द थिंग्स दैट यू हैव इन प्लेस इज वेरी गुड, वंडरफुल। इतनी ज़्यादा तारीफ। थैंक यू सो मच सर।